बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े थे वो मॉलिक्यूल्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, एंजाइम्स इनहिबिटर को हमने डिटेल से पढ़ा है। आज हमने देखनी है एंजाइम की क्लासिफिकेशन। बच्चों किसी भी चीज़ को अगर आपने क्लासीफाई करना है तो उसकी क्लासिफिकेशन के लिए कोई ना कोई आपके पास बेसिस होनी चाहिए, कोई ना कोई बुनियाद होनी चाहिए क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो एंजाइम्स को भी क्लासीफाई किया गया है बेटा, पहला ऑन द बेस ऑफ रिएक्शन टाइप के, जिस तरह के रिएक्शंस को ये कैटालाइज कर रहे हैं उस बेस के ऊपर, और सेकंड किस नेचर के सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं उस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप के, रिएक्शन टाइप्स की बेस के ऊपर कैसे एंजाइम को क्लासीफाई किया गया। बेटा क्लासिफिकेशन की डिटेल्स में जाने से पहले ना हम देखते हैं भाई एंजाइम की क्लासिफिकेशन का काम शुरू किसने किया था, एंजाइम को नाम देने का काम किसने शुरू किया था। तो एंजाइम को प्रॉपर नॉमेनक्लेचर मतलब एंजाइम की नेमिंग और एंजाइम की क्लासिफिकेशन जो है बेटा रिएक्शन टाइप की बेस के ऊपर जो है वो किसने की थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने की थी। और इन्होंने बेटा 1961 में एंजाइम्स को क्लासीफाई किया था। ठीक है, और कितनी टाइप्स में क्लासीफाई किया था एंजाइम्स को, इन्होंने 6 टाइप्स में एंजाइम को इन्होंने क्लासीफाई किया था। सबसे फर्स्ट टाइप है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज। बच्चे यहाँ पे अगर आप देखें तो एज जो टर्म है ये हमेशा एंजाइम के आखिर में आता है, एज। ठीक है, मतलब एंजाइम के लिए यूज़ होता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी ऐसा एंजाइम जो कि सबस्ट्रेट की या तो ऑक्सीडेशन करवा देगा या सबस्ट्रेट की क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। अब बेटा यहाँ पर जो चीज़ आपने समझनी है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। तो आप लोग पहले भी इन टर्म से फेमिलियर होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये देख लें, से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में अगर आप बेटा यहाँ से रिमूव कर दें हाइड्रोजन, या आप यहाँ से रिमूव कर दें इलेक्ट्रॉन, या आप इसके अंदर ऐड कर दें क्या चीज़, ऑक्सीजन, ये क्या कहलाएगी। तीनों टर्म्स के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको आप ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास समझ लें एक और मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में आप ऐड कर दें हाइड्रोजन, ठीक है, आप ऐड कर दें इलेक्ट्रॉन, या आप ऐड कर दें इसके अंदर क्या चीज़ बच्चों, ऑक्सीजन। ये क्या कहलाएगी हमारे पास, ये कहलाएगी रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट होप सो आपका क्लियर हो गया होगा। तो बेटा ऐसे एंजाइम जो कि या तो हाइड्रोजन आयंस को एक सबस्ट्रेट से दूसरे में ऐड करवाएंगे, या उसको एक के अंदर ऐड करवा रहे हैं तो दूसरे से ऑब्वियसली रिमूव कर रहे हैं, तो जिससे रिमूव किए इन्होंने हाइड्रोजन को उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, जिसके अंदर ऐड किया है उसकी रिडक्शन हुई है। तो ऐसे एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करवाएं सबस्ट्रेट की, उनको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज का नाम देते हैं। यहाँ पे आपको ये ऑक्सीडो रिडक्टेज एक कैटेगरी है, ये किसी एंजाइम का प्रॉपर नाम नहीं है। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल आपको बताई है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, यानी ऐसा एंजाइम जो कि साइटोक्रोम मॉलिक्यूल की क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है, उसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं। ये हमारे रेस्पिरेशन में यूज़ होने वाला एंजाइम है। सेकेंड टाइप की तरफ आते हैं बच्चे, जो कि है हमारे पास ट्रांसफरेज। इसका भी नाम ही बता रहा है आपको कि ऐसे एंजाइम्स जो कि फंक्शनल ग्रुप को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अदर। अब बेटा देखें हमारे पास वो फंक्शनल ग्रुप कोई मिथाइल हो सकता है, ठीक है, वही कोई फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, उसको ट्रांसफ़र करेंगे। और ट्रांसफरेजेस जो हैं इनकी भी आगे फर्दर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, उनमें से हम एक देखेंगे। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं बच्चों कि हमारे पास एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज ट्रांसफरेज एंजाइम्स। ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ये ट्रांसफ़र करता है फॉस्फेट को फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज। एटीपी का मॉलिक्यूल आप देखें, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें क्या चीज़ मौजूद है बेटा, हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर एटीपी है, एटीपी में से हम एक फॉस्फेट को माइनस कर दें यहाँ पे, यानी कि एक फॉस्फेट निकल गया है, तो पीछे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। अब इसके अंदर देखें तो ये ग्लूकोज में ऐड कर रहा है हमारे पास। आप ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी देखते हैं बेटा कि ग्लूकोज जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है किस में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर ऐड की गई है फॉस्फेट। ठीक है, और ये जो फॉस्फेट है ये ऐड किसने करवाई है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है ये रिएक्शन करवा रहा है कि एटीपी के मॉलिक्यूल में से लेगा, ठीक है,
ये देखें, एक ATP में से इसने ले लेनी है फॉस्फेट और ATP को कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, ADP के अंदर कन्वर्ट कर देना है। किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ADP में कन्वर्ट कर देना है और फॉस्फेट ऐड कर देगा ग्लूकोज में। सेकंड आ जा बेटा, थर्ड आ जाते हैं हम हाइड्रोलेज। लेज फिर एंजाइम के लिए यूज़ हो रहा है। ऐसा एंजाइम जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल वन में कन्वर्ट करवाएगा बाय एडिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इनटू इट। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करवाएगा और लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ देगा किसके अंदर, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देता है। अब इसकी अगर मैं आपको एक बताऊं एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है हमारा। इस मॉलिक्यूल में इसने क्या ऐड करवाना है, हाइड्रोजन, वाटर ऐड करवाना है। इस वाटर के अंदर अगर आप देखें ना तो दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक इसके अंदर होगा हाइड्रोजन और एक है H और एक है OH। ठीक है, एक इसके कंपोनेंट के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक कंपोनेंट में OH ऐड हो जाएगा और ये दोनों जो हैं ये जो दो मॉलिक्यूल से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना था, अब इसकी क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो एक के साथ क्या चीज़ अटैच रहेगी बेटा, हाइड्रोजन, और दूसरा जो अलग बना है इसके साथ क्या चीज़ अटैच रहेगी, ऑक्सीजन, OH। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ऐसा एंजाइम जो कि लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल वन में कन्वर्ट करेगा बेटा बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल इनटू इट, इसको हम हाइड्रोलेज कहते हैं। और हाइड्रोलेज कैटेगरी के एंजाइम में आपको एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है बेटा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, सॉरी, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो कि लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की को तोड़ते हैं और तोड़ के कन्वर्ट करते हैं पेप्टोन में। पेप्टोन आप कहते हैं स्मॉल पॉलीपेप्टाइड को, या स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके कुछ अमाइनो एसिड पर जो मुश्तमिल होते हैं, इसको कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स में, यानी फर्दर और 2 से 3 अमाइनो एसिड रखने वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर ये एग्जांपल हैं। आगे पेप्सिन आ जाते हैं, इसमें रेनिन आ जाते हैं और ट्रिप्सिन आ जाते हैं। ठीक है जी, तो बच्चों आगे आते हैं फोर्थ टाइप की जाने। फोर्थ हमारे पास टाइप है लाइएज। ठीक है, ऐसे एंजाइम्स जो कि ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज कंपाउंड की स्मॉल वंस में। अब देखिए, ब्रेक डाउन तो हमारे पास पहले पीछे जो हमने पढ़े हैं हाइड्रोलेज, ब्रेक डाउन तो ये भी कर रहे हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स की स्मॉल में, लेकिन ये किस चीज़ के ज़रिए ब्रेक डाउन करवा रहे हैं बेटा, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करवा के, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स से ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। जबकि ये लाइएजेस जो हैं हमारे पास, ये एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे, वाटर को ऐड नहीं करवाएंगे इसमें, विदाउट हाइड्रोलिसिस ये ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो मौजूद है उनको तोड़ देंगे और एक लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल वन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको इन्होंने एग्जांपल दी है बेटा हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की। ये एंजाइम क्या काम करता है बेटा, हिस्टिडीन जो है इसकी ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करके इसमें से क्या चीज़ रिलीज करवा देगा बेटा, एक हिस्टामीन को रिलीज करवाएगा यहाँ पर, और एक इसने क्या चीज़ रिलीज करवानी है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवा देगा। ठीक है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि लार्ज मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड को तोड़े और उसके छोटे फ्रैगमेंट्स कर दे, इसको हम लाइएज कहते हैं, विदाउट एडिंग वाटर। ठीक है, अब आते हैं हम फिफ्थ कैटेगरी की जानिब जो कि है आइसोमरेज। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि क्या करवाएगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर में इन्वॉल्व है। किस चीज़ की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, आइसोमर्स में। अब आइसोमर तो बेटा आप लोगों को होप सो थोड़ा आइडिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर उनका क्या होता है, डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। जैसे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की हम बात करें तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होते हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6 है। ठीक है, लेकिन दोनों का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आपको उन्होंने एक एंजाइम की एग्जाम्पल दी है जिसका नाम है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, इस एंजाइम का नाम है बेटा। ये जो फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है किस में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये रिएक्शन आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा ग्लाइकोलिसिस के दौरान। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, जो कि इसी का ही एक आइसोमर है। तो ऐसा एंजाइम जो कि आइसोमर्स बना रहा है, आइसोमरेशन करा रहा है बेटा, जो कि मॉलिक्यूल्स की जस्ट रीअरेंजमेंट करवा रहा है और आइसोमर बनाएगा, उसको हम क्या नाम देंगे, आइसोमरेज का नाम देते हैं। रिएक्शन टाइप की बेस के ऊपर एंजाइम की लास्ट कैटेगरी की तरफ आते हैं बेटा, लाइगेज हमारे पास ऐसे एंजाइम हैं, इनके लिए हम एक और टर्म भी यूज़ कर सकते हैं बेटा और वो है सिंथेटेजेस। ठीक है,
यानी कि जो कि जोड़ रहे हैं दो चीज़ों को, ठीक है, बॉन्ड बना रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। और एनर्जी, मॉलिक्यूल बनाना है ऑब्वियसली, बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से लेंगे? ये एटीपी की ब्रेकडाउन से, ठीक है, एनर्जी लेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम है, ये मोनोमर्स को जोड़ के क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए भी किस चीज़ से मिलकर बना होता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। तो बहुत सारे डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ये आपस में जोड़ेंगे और जोड़ के एक बड़ा सा स्ट्रैंड बनाएंगे डीएनए का, या आरएनए के स्ट्रैंड बनाते हैं, ठीक है। अब ऐसा एंजाइम जो कि डीएनए की सिंथेसिस करवा रहा है उसको हम डीएनए पॉलीमरेज का नाम देंगे, और ऐसा एंजाइम जो कि आरएनए का स्ट्रैंड बनवाएगा उसको हम आरएनए पॉलीमरेज का नाम देंगे, ठीक है। होप सो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, कि किस नेचर के सबस्ट्रेट को एंजाइम्स क्लासीफाई कर रहे हैं, इसकी बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है कैटेगरी बेटा इसकी प्रोटीएज। ये भी नाम से, ये वाली कैटेगरी ना सबसे आसान है याद रखना। क्यों सबसे आसान है बच्चों इसको याद रखना? क्योंकि इसका नाम ही बता रहा है भाई ये किस चीज़ की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। देखें प्रोटीएज हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे एंजाइम्स जो कि प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेंगे और प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेंगे और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर बेटा? स्मॉल अमाइनो एसिड्स की चेन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब प्रोटीएज किसी एंजाइम का नाम नहीं है, ये एक ब्रॉड कैटेगरी है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स आ जाते हैं। चंद एक आपकी बुक में मेंशन है, हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेप्सिन, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, आपके स्टमक के अंदर हमारे प्रोटीन की डाइजेशन कर रहे हैं, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं, पेप्सिन। और ट्रिप्सिन जो है बेटा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, ये वहाँ पे डाइजेशन करवाता है। दोनों का काम क्या है कि लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन को कन्वर्ट कर देना स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन में और पेप्टोन्स में। अब स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन और पेप्टोन्स से फॉर एग्जांपल लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन है 200 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं ना, और प्रोटीन की जो पूरे अमाइनो एसिड जब एक चेन बनती है तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, ठीक है। तो 200 अमाइनो एसिड से है वो लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, उसको आप 50 अमाइनो एसिड से मुश्तमिल एक चेन आप कह लें उसमें कन्वर्ट कर दिया तो वो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन है। और ये फिर इसको एंजाइम्स ने फर्दर कन्वर्ट कर दिया 20 अमाइनो एसिड या 15 अमाइनो एसिड से मुश्तमिल उसमें, तो ये हो गया पेप्टोन हो गया, ठीक है। तो पेप्टोन भी स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अमाइनो पेप्टाइडेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। दोनों का ही एक ही काम है कि पेप्टोन्स को इन्होंने पेप्टोन बना दिए। इनका क्या काम है भला? इन्होंने पेप्टोन को किस में कन्वर्ट कर देना है? डाईपेप्टाइड में। डाईपेप्टाइड होते हैं ऐसा बेटा आप ये कहें कि जिसके अंदर ना 2 अमाइनो एसिड होते हैं, जस्ट 2 अमाइनो एसिड, ठीक है। एक ये अमाइनो एसिड हो गया और एक ये अमाइनो एसिड हो गया, इसको हम डाईपेप्टाइड कहें, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया हमारे पास बच्चों इरिप्सिन। इरिप्सिन का क्या काम है भला? ये डाइजेस्ट करेगा डाईपेप्टाइड को इनटू सिंगल अमाइनो एसिड। इरिप्सिन क्या करेगा? एक अलग अलग अमाइनो एसिड को क्या करवा देगा? रिलीज करवा देगा, ठीक है। तो ये प्रोटीएज एंजाइम है। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा इसमें लाइपेजेस। लाइपेज का भी अगेन नाम बता रहा है कि ऐसे एंजाइम्स जिन्होंने क्या करवानी है? लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस करवानी है और उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देना है। लिपिड्स जो होते हैं ना वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बनते हैं, तो जब लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल टूटेगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रिलीज हो जाएंगे। और इसकी एक एग्जांपल है पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम, जो कि पैनक्रियास से रिलीज हो रहा होता है पैनक्रियाटिक जूस में। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का भी नाम बता रहा है भी कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत सारे हैं, तो उसकी बेस के ऊपर आगे फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स को भी क्लासीफाई किया गया। आपको बहुत सारी एग्जांपल दी गई हैं, आपने ये याद रखनी है बच्चों। पहली आ जाती है एमाइलेज। तो एमाइलेज ऐसा एंजाइम है जो कि स्टार्च और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है एमाइलोज में, ठीक है। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सेलुलेज एंजाइम जो है ये सेलुलोज को कन्वर्ट करता है किसमें? सेलुबायोज में, और डाइसैकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं बेटा माल्टेज एंजाइम। ये कन्वर्ट करता है माल्टोज को ग्लूकोज में। एक जो माल्टोज है वो बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, तो ये उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद है सुक्रेज एंजाइम। ये सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर ही बनता है, ठीक है। तो उसको उसके अपने स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक डाउन कर रहा है। लैक्टेज एंजाइम क्या काम करेगा? लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे एमसीक्यू आ सकते हैं बहुत सारे कि लैक्टेज एंजाइम का क्या रोल है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है बेटा कि लैक्टोज इज फॉर्म्ड बाय
आप ये कहें कि विच काइंड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ठीक है। तो उसमें गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, कोई भी आपको ऑप्शन हो सकता है, और एक में बोथ आ सकता है, ठीक है। अगर गैलेक्टोज और ग्लूकोज ए बी पे पड़े हैं तो बोथ ए एंड बी आ सकता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसको करना है आंसर। तो बोथ ए एंड बी, अगर गैलेक्टोज और ग्लूकोज हैं तो बोथ ए एंड बी आएगा, ठीक है। तो आपने हर एंजाइम का रोल याद रखना है, और वो किस चीज़ को, कौन से मॉलिक्यूल को उसकी प्रोडक्ट क्या बना रहा है, आपने ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बेटा लास्ट कैटेगरी की जानिब, जो कि है न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस ऐसे एंजाइम होते हैं हमारे पास जो कि डीएनए और आरएनए की ब्रेक डाउन करवाते हैं। अब आरएनएजेस ऐसे एंजाइम्स जो कि आरएनए को राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ते हैं, उसके फर्दर स्मॉल सब यूनिट्स में तोड़ देंगे, वो आरएनएज हैं। और ऐसे एंजाइम जो कि डीएनए की ब्रेक डाउन करते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, सारे जिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए बना है उनको अलग अलग कर देते हैं, उसको डीएनएज कहेंगे। और एटीपेसेस का क्या काम है बेटा, ये मसल्स के अंदर एटीपी की हाइड्रोलिसिस करता है। जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ से क्या चीज़ रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और फॉस्फेट ग्रुप भी रिलीज हो रहा है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है इसकी ब्रेकडाउन से बेटा, मसल्स उसको अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए उस एनर्जी को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। बेटा यहाँ पे जो है आपका टॉपिक एंड होता है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, आपके एमसीक्यू तो बहुत सारे बन सकते हैं। इसमें हर एक एग्जाम्पल पे आपसे कोई एमसीक्यू बना के दिया जा सकता है, ठीक है। आपको कैटेगराइज करने का शॉर्ट क्वेश्चन में दिया जा सकता है, या एज अ लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से टॉपिक को प्रिपेयर करना है, ठीक है। ख़ास तौर पे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।